मीनू जी आपके पास आ रहा हूँ एक और कारण से कि ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। रोजमर्रा की जिंदगी होती है, विदेश नीति को मतलब आप अगर पेपर में भी देखिए, आज से 10 साल पहले जब पेपर पढ़ते थे या 5 साल पहले, विदेश नीति का कोई एक आर्टिकल आ जाता था, उसको कुछ लोग पढ़ लेते थे, उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं होती थी। लेकिन आज विदेश नीति इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है कि हमारा व्यापार, हमारी सुरक्षा, हमारा बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट है। और अगर हम एक सुदृढ़ विदेश नीति नहीं कर रहे हैं तो हमारा सुरक्षा में हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, हमारा व्यापार की दिक्कत हो रही है। और बांग्लादेश को हम अपने साथ मतलब सिनर्जी करने के बजाय बांग्लादेश भारत का एक बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो जा रहा है, एक्सपोर्टर के रूप में। मैं बिल्कुल ठीक से मतलब आप कहीं विदेश चले जाइए, यूएसए, भारत से ज्यादा बांग्लादेश का कपड़े आज की तारीख में बिकते हैं। सतीश जी वहां रहते हैं, सतीश जी इस पे जब सेकेंड राउंड में फिर बताएंगे। बांग्लादेश हैज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न। वो अपने को व्यापार में ठीक से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मेरी आपसे मीनू जी यही समझना है कि हम लोग शेख हसीना, ठीक है, मैं अभी भी ये मानता हूं कि शेख हसीना भारत में रखने का बिल्कुल औचित्य है। उनको अगर यहाँ वो शरण मांग रही है तो बिल्कुल दी जाए, लेकिन उनसे पॉलिटिकल एक्टिविटी वो भारत की धरती से ना करें। वो शायद एक हम बेसिक गलती कहीं कर रहे हैं, उसके कारण जो भी हो, क्योंकि उनकी और अडानी की घनिष्ठता है, अडानी जी और ये सब है, ये सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि किसी ना किसी दिन वो प्रेशर तो आ ही रहा है भारत के ऊपर कि भाई बांग्लादेश कह रहा है कि ये वहां के अपराधी हैं, इनके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, इनको हमें वापस दो। तो ये इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच बांग्लादेश क्या एक बड़ी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान से दिक्कत है, नेपाल से दिक्कत है, चीन से दिक्कत है, बर्मा से दिक्कत है, अब ले दे के बांग्लादेश बचा था, उससे भी हमारी दिक्कत शुरू हो गई है। तो इस पे आपकी टिप्पणी, और उससे जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा बंगाल और ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है इससे। और यहाँ पे उसको इलेक्शन के रूप में ही मोदी जी, प्योर इलेक्शन में वोट के रूप में ही देख रहे हैं। जी जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगी कि जो वर्तमान हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, और जो वहां पे कहा जा रहा है हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि, और आपने भी जैसा कहा कि एक्चुअली तो भारतीयों के अगेंस्ट हमले हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इसको एक उन्माद फैला रखा है भारत के अंदर कि हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, मतलब एज इफ कि हसीना वहां से आई और वहां पे हिंदू असुरक्षित हुए, जबकि आंकड़े जो बताते हैं वो ऐसा नहीं बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2021 तक मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े हैं ये, 3680 के करीब हमले हुए हैं हिंदुओं के ऊपर। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे एक रिकरिंग एक ऐसे जैसे ये अकरेंसेस होती रहती है हमलों की, और इसमें आप जानते हैं कि एक धार्मिक विद्वेष वाली जो भावना है वो विभाजन के समय की जो बीज बोए हुए हैं और वो आज भी चले आ रहे हैं। और मेजरली इसमें जो भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो मौजूदा सरकार है उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है अल्पसंख्यकों के प्रति, उसका रिफ्लेक्शन सीधे बांग्लादेश में हो रहा है। तो इसमें ये कहना कि अब हसीना के आने के बाद हो गया, मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि यूनुस जो है वो ज्यादा ये है सांप्रदायिक और ज्यादा कट्टरपंथी है बजाय हसीना के। लेकिन और हसीना के टाइम में भी जो मुस्लिम आबादी थी वो घटी थी, मतलब जो 2001 में 9.2% थी आबादी का प्रतिशत, हिंदू आबादी का, वो 2022 में 7.95 हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था हसीना के समय में, और हसीना के हटते ही वहां से कंट्रोल खत्म हुआ और लोग टूट पड़े हिंदुओं के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये बातें हम और आप सभी गवाह हैं कि बहुत ऑफ एंड ऑन अखबारों में, मीडिया में ये खबरें आती रहती थी हमले की, भारतीयों के ऊपर हमले कहा जाता था उस जमाने में। तो अब ये जो है या हिंदुओं के हो गया, अब अल्पसंख्यक भी कहना बंद कर दिया है, सीधा ही हिंदुओं के बारे में कहा जाता है। तो ये चीज जो है, बात जो अभी आ रही थी कि भाई हम झगड़ा होना भी नहीं चाहिए था, जिस देश को इन अ वे भारत ने जन्म दिया, मतलब वो भूमि का टुकड़ा तो था लेकिन एक देश के रूप में स्वतंत्र देश नहीं था वो, उसको जन्म देने वाला कौन? ये भारत की एक तत्कालीन सरकार थी, इंदिरा गांधी की।
उस सरकार ने वहां के जो जुल्म हो रहे थे भाषाई आधार पे कह लीजिए, या धर्म भी थोड़ा बहुत एक हिस्सा था उसका, लेकिन मेजरली भाषा ज्यादा थी। क्योंकि ये मैं एक चीज और दर्शकों के लिए बता दूं कि बांग्लादेश का जो नया देश बना, अलग देश बना, उसके मूलतः भाषा ही आधार थी, जो अब आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि वहां उर्दू थोपने की बात की पाकिस्तान सरकार ने कि उर्दू राष्ट्रभाषा है, लेकिन बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम बांग्ला है हमारी भाषा। और वहां 21 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में गोली चली पुलिस की और लोग मारे गए। और उसी के बाद से यूएनओ ने इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे घोषित किया 21 फरवरी को। तो वो वहां से जो नींव पड़ी थी पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ मुखालफत की, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो आग सिमर करती रही, सिलकती रही, और वो अल्टीमेटली उसने इसका रूप ले लिया और उसके बाद अल्टीमेटली एक अलग देश बन गया। तो जिस देश को भारत ने जन्म दिया और वो ही देश हमारा एक दुश्मन हो जाए, तो कहीं ना कहीं जरूर इसमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कुछ हैंडलिंग में जरूर कमी आई है। कि कमी क्या आई है वो मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है कि किन किन कारणों से कमी आई है। और अभी लेटेस्ट में आप देख लीजिए, घुसपैठिए, अरे भाई, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है ऑलमोस्ट आपके बराबर आ गई है बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम। और हसीना के टाइम में तो एक फेज ऐसा आया था कि बांग्लादेश इंडिया की पर कैपिटा इनकम ज्यादा निकल गई थी वो $150 के हिसाब से ही, लेकिन उनसे हमसे आगे निकल गए थे वो। तो ऐसे देश में जहां अभी रोजगार की जो उपलब्धता है वो उनको मिल रही है, वो आपके बिहार में या बंगाल में क्यों आएंगे वो रोजगार लेने के लिए और फिर पिटेंगे और मरेंगे वहां पे। और जो हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, तो ये चीजें जो है, आप क्या होता है कि हमारी जो सरकार है वो अपने आंकड़ों के जरिए या अपनी जो रेटरिक के जरिए या फिर गुमराह करने की जो इनकी तरकीबें हैं उसके जरिए इस देश की जनता का बड़ा मूर्ख बना रही है। और देश की जनता को पहले तो देखिए, जब तक ये आपके यूट्यूब चैनल्स नहीं आए थे उससे पहले देश की जनता के पास फैक्ट चेक करने का या सच्चाई जानने का कोई जरिया था ही नहीं अभी जो। लेकिन अब थोड़ा बहुत जो आप लोगों के प्रयासों से जो कुछ सच्चाई सामने आ पाती है या आप लोग अपने संसाधनों से जितना भी ला पाते हैं वो आप कोशिश करके लाते हैं और जनता जाग भी रही है और समझ भी रही है। अब रही आपने की हसीना को शरण देने की बात, देखिए हसीना कितना भी प्रो हिंदू रही हो या प्रो इंडिया रही हो, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी लोकतंत्र के प्रति वो हेल्दी नहीं कही जा सकती। वहां पे विपक्ष ने बहिष्कार किया हुआ था आंदोलनों उनका चुनावों का, और वो चुनाव जीत के और बैठी हुई थी और दमन चक्र चल रहा था उनका, विपक्षियों को उन्होंने जेल में डाल रखा था सबको, और उसके बाद वो चुनाव जीत के आ रही थी। तो वो जिस एक लोकतांत्रिक पिता की जो संतान थी, उस लोकतंत्र को जो उनके फादर की जो उनको विरासत मिली थी, उन्होंने उसको सम्मान नहीं किया। अब कायदे में तो देखा जाए, जो हसीना को जब वो वहां से भागी देश में, उसको और किसी कंट्री में क्यों नहीं ठौर मिला? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या करके भागी थी वहां से, और हमारे देश में उनको ठौर मिला। अब हमारे देश में लोग, यहाँ के जो भक्तगण है और ट्रोल आर्मी है, वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई मुस्लिम है एक तो, और ऊपर से लोकतंत्र वहां पे चुनाव में यूनिलैटरली जीत के आ गई हैं, तो इनको दे कैसे दिया इन्होंने यहाँ पे? तो कायदे में तो भारत को नहीं देना चाहिए था। और अभी भी एक लोगों की जो बोलते नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के नेता भी हैं और जो जनता भी है समर्थक, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हसीना यहाँ किस वजह से देश के अंदर इन्होंने बैठा के रखा हुआ है। आप ये, मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 एक छन छन के खबरें आती है कि उनकी उम्मीद, जो भारत सरकार की उम्मीद ये है कि यूनुस सरकार का तख्ता पलटा जाएगा और उसके बाद हसीना जी को वापस वहां उनकी सरकार बना दी जाएगी। इतना आसान नहीं है। अभी मैं कुछ देख रही हूँ, उनके चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स इस तरीके का उन्माद फैलाते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पे हमला करना चाहिए या नहीं, या बांग्लादेश पे हमला करने वाला है। फिर साथ साथ ये भी कह रहे हैं इन द सेम ब्रेथ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अब एक हो गए हैं, इसलिए हमें 2 बार सोचना पड़ेगा। तो अब जब आपको इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ रही हैं, तो आप इतना सब उन्माद फैला क्यों रहे हैं? आप इस बात के, आप अगेन वही जिस डिप्लोमेसी की बात सतीश झा साहब कर रहे हैं कि आप डिप्लोमेटिकली सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करते किसी भी झगड़े को? वो इनकी डिक्शनरी में डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने, क्योंकि डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है और इनको गिव एंड टेक तो आता नहीं करना। टेक तो बिल्कुल टेक ही टेक आता है इनको, गिव नहीं आता बिल्कुल भी करना।
तो वो ये करना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये मसला जो है बांग्लादेश का, उसमें अगर सोच लिया है कि हम जो वहां पे हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, उसको या भारतीयों के ऊपर, उसको अगर हम लड़ाई से सुलझाना चाहते हैं तो हो सकता है एक ऑपरेशन सिंदूर और लॉन्च कर दे मोदी साहब, उसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। लेकिन सोचना पड़ेगा 2 बार अगर ऐसा कदम उठाते हैं। देखिए आसिम मुनीर साहब और शाहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनको तीसरी बार बुलाया गया है, ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में बुलाया है, तीसरी बार इनवाइट हुआ और उनकी शान में कसीदे पढ़े हैं ट्रंप साहब ने। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़े संकेत है, खतरा है कि अभी भी आपके साथ जो पाकिस्तान बांग्लादेश को लेके आप ये समझें कि अमेरिका आपके पक्ष में खड़ा होगा, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता भी नहीं है। और बांग्लादेश और आप उनकी जो गलबैयां चल रही हैं पाकिस्तान की, वो सारी दुनिया के सामने है। तो जो हमें जो अपने गुरूर जो है चौथी अर्थव्यवस्था का, तो देखिए ठाकुर जब आपको अगल बगल वाले ठाकुर माने, अगल बगल वाले तो आपको गांठते नहीं है और आप ठाकुर बने घूम रहे। कौन गांठता है आपको? मालदीव में तो इलेक्शन लड़ा जाता है कि नो इंडिया, उनका इस नारे के ऊपर इंडिया आउट का नारे के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया था। वहां जो मौजूदा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो इस इलेक्शन पे, मतलब एक छोटे सा देश जिसकी लाखों में आबादी है, वहां पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, श्रीलंका में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। कौन सी कंट्री में आपका छोटे देश, वो भूटान जाते हैं, आपके घर में आग लगी पड़ी है, वहां बम विस्फोट हो गया और आप भूटान जा रहे हैं वहां के राजा के जन्मदिन मनाने। तो ये वहां क्योंकि आपको लगा कि एक यही बचा है, और जो उनकी वो जो हैसियत है, भूटान का तो खुद का कुछ है ही नहीं उनके पास, तो एक तो हैप्पीनेस वाले कंट्री है वो, तो ना तो वो लड़ने में यकीन करते हैं ना लड़वाने में यकीन करते हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए लोग, वो तो आपके दुश्मन है चारों तरफ से। चीन पाकिस्तान पूरा आपके चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चीन पाकिस्तान नेपाल, इधर आपका बांग्लादेश आ जाएगा, इधर श्रीलंका। बता दीजिए कौन सी तरफ से आप मित्र देश? एक भी मित्र देश नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे नीति निर्धारकों को ये लगता है कि हम क्या इस सस्ती सी दुनिया के नेता थोड़ी बनेंगे, हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड में अपना नेतृत्व का झंडा गाड़ेंगे। और मोदी जी ने वही किया। मतलब जो ये भाग भाग के वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते थे, वो इसी चक्कर में तो जाते थे कि मैं ये चिल्लर कंट्रीज का नेता थोड़ी बनूंगा, मैं तो वहां अपना झंडा गाड़ूंगा जाके। और वो क्या झंडा गाड़ा आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय? कौन सा एक कंट्री ने भी अगर आपका साथ दिया हो? किसी ने आपका साथ नहीं दिया। तो हम फिर अकेले के अकेले ही हैं। ये सबसे बड़ा फेल्योर है इस सरकार की विदेश नीति का। और बाकी जो ये बांग्लादेश है, ये तो अपने पड़ोस का देश है, और जिसके साथ आपका दिन रात एक झगड़ा है कि लोग सीमा पार करते रहते हैं या झगड़े फसादों में शामिल होते हैं या लोगों का रोजगार खाते हैं, उस देश के साथ तो आपके सबसे ज्यादा कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए थे। मधुर ना भी हो तो कम से कम मारकाट के रिलेशन तो ना हो। आप यहाँ सोशल मीडिया में देखिए किस तरीके की गाली गलौज चल रही है। जो हो रहा है वहां कोई उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको जस्टिफाई किसी हाल में नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि आप उसको एक सोशल मीडिया पे लड़ाई का हथियार बना ले, और वो बना रखा है इन्होंने। तो ये चीजें क्या होता है, अब सोशल मीडिया के जमाने में एट द सेम टाइम दोनों जगह पढ़ा जा रहा है, इधर भी पढ़ा जा रहा है उधर भी पढ़ा जा रहा है। तो बजाय माहौल कॉर्डियल बनने के और जहरीला हो रहा है। और ये किस चीज में तब्दील हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। जी।